वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग MTS एग्जाम पार्ट 2। लगता है कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी बोल दिया, मेरे खुद के सर के ऊपर से निकल गया। वैसे पिछली ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, और अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए कि कैसे हम टाटा नगर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचे। वैसे सफर इतना संघर्ष भरा था कि हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो अब हम चलते हैं कुछ खाना खाने। घर से निकलते वक्त हमने कुछ भुजिया और रोटी लिया था, तो उसे खाकर हम अपने पेट की जुओं को शांत करते हैं। इस भरे दोपहरी में गले से सूखी रोटी उतर नहीं रही थी, और मैं होटल तो जा नहीं सकता क्योंकि जिंदगी बड़ा संघर्ष भरा है, और उस संघर्ष की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। खाना खाने के बाद हम मुगलसराय जंक्शन से बाहर निकले क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम था। जब हम इस कॉरिडोर से बाहर निकल रहे थे तो इस कॉरिडोर में बहुत सारे यूपी के दार्शनिक स्थलों का रंग बिरंग चित्र बना हुआ था, जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और मेरा उन सभी जगहों पर घूमने का मन कर रहा था। लेकिन हम घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए बिना मन मस्तिष्क भटकाएं अपने काम पर दिमाग लगाएं, ये सोचकर हम आगे बढ़ गए। और जब हम आगे बढ़े तो हमें कुछ विदेशी दिखाई दिए, जिनके आगे पीछे ऑटो वाले ऐसे चक्कर काट रहे थे जैसे फूल पर भौरे। फिर जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बाहर निकले तो हमें दिखाई दिया रेलगाड़ियों का शहजादा। फिर जब हम मार्केट पहुंचे तो हमने एक चाचा जी से पूछा कि मुझे फोटो बनवाना है, तो स्टूडियो कहाँ है। तो इस पर चाचा जी ने कहा कि यहाँ से हईसे जा और फिर वहाँ से वैसे मुड़ जाइए। तो हम भी हईसे और वैसे करके स्टूडियो पहुंच गए। फिर हमने स्टूडियो से फोटो बनवाया और इन फूलों से मुफ्त की खुशबू चुराकर हम आगे बढ़ गए। और जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे तो मुझे पता चलता है कि मुझे जिस ट्रेन से जानी है वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, और वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है। तो हम दौड़ते दौड़ते 1 2 3 4 5 6 करके प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचे। और जब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचे तो मुझे पता चला कि ट्रेन का जनरल डिब्बा आगे है, और जैसे तैसे करके हम जनरल डिब्बा में पहुंच भी गए तो मुझे सीट नहीं मिली। वैसे हम चाची जी से पूछकर एक सीट पर बैठे भी तो चाचा जी हमें उठा गए। और पीछे हमने आपको कहा था ना कि हमने बाहर खाना क्यों नहीं खाया, इसी वजह से, क्योंकि मेरी ट्रेन छूट न जाए। और जब हम ट्रेन में बैठ गए तो हमें पता चलता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर बनारस जंक्शन के बीच 18 किलोमीटर की दूरी है, और ये ट्रेन हमें 1 घंटे में पहुंचाएगी। तब मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो हम ऑटो ही कर लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 2 ट्रेनें एक साथ खुली थी, एक बनारस जाने वाली जिस पर हम सवार थे, और सामने एक जो चल रही है वो दिल्ली जाने वाली है। सामने वाली ट्रेन थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी, तो हमारे ट्रेन से एक बंदे ने पूछ दिया कि भैया तहाँ ट्रेन में धीरे कहाँ चला था। तो सामने वाली ट्रेन से आवाज आती है कि लगातार हमारा ड्राइवर पीकर चलावत है। फिर जब हमारी ट्रेन आगे बढ़ी तो हमें दिखाई दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक स्टेज। हमारे साथ बनारस के एक भैया सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम ये पार्क जो सामने देख रहे हो, इस पार्क में पापा के मगरमच्छ और मम्मी के परियों का अड्डा बन चुका है, और तो और इस पार्क में गांजा पीने वाले प्रजातियों को भी देखा जा सकता है। अब भले ही ट्रेन बैलगाड़ी की रफ्तार के हिसाब से चल रही हो, लेकिन मौसम इतना खूबसूरत था कि बोरिंग नहीं लग रहा था। धीरे धीरे ट्रेन गंगा नदी को पार करती गई, और हम खूबसूरत से बनारस के घाटों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे काशी को पार करके हम बनारस पहुंचने लगे, और रास्ते में एक छोटी सी नदी दिखी। तो हमने एक सामने बैठे भैया से पूछा कि ये कौन सी नदी है। तो उन्होंने कहा कि ये वरुणा नदी है, और इसी के नाम पर बनारस का नाम वाराणसी पड़ा है। मेरे पूछने पर भैया ने बताया कि इस नदी का नाम वरुणा, और जिस घाट को तुम रिकॉर्ड कर रहे थे वही एक 80 नाम का घाट है, और इन दोनों को मिलाकर इसका नाम वाराणसी पड़ा है। फाइनली हम वाराणसी जंक्शन पहुंच गए, और अब हम वाराणसी जंक्शन के बाहर इसे दर्शन करते हैं। जब हम वाराणसी जंक्शन से बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा कि नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ऊपर बहुत बड़ा पंखा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या इस पंखे का हवा नीचे तक पहुंच पाता होगा क्या, क्योंकि जो पंखा लगा था वो बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ था। वाराणसी जंक्शन रात में बाहरी शो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, और इसे पापा के परियों के फेवरेट कलर से भी सजाया गया था। और सामने एक छोटा सा हनुमान मंदिर है जिसमें लोग बैठकर कीर्तन कर रहे थे, जो भक्ति का पूरा माहौल बना रखा था। और जिस तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाहर हमें ट्रेनों का शहजादा दिखा था, उसी तरह यहाँ पर ट्रेनों की शहजादी नजर आ रही है। नहीं मतलब लिटरली इनके सर पे एक खूबसूरत सा क्राउन लगाया गया था, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। फिर से जब हम वाराणसी जंक्शन के अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पर पूरे वाराणसी शहर का एक नमूना बना हुआ है। इसमें खासकर वाराणसी जंक्शन से बनारस घाट तक जाने वाली रोपवे को दिखाया गया था, जो भविष्य में बनारस में बनेगी। फिर हमने देखा कि कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे। अब क्यों ले जा रहे थे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर हम बाहर निकले तो हमने देखा पानी टंकी, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इसे बनारस के विभिन्न कल्चरों के चित्र और लाइटिंग से बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। बनारस जंक्शन को घूमते घूमते भूख भी काफी जोर से लग गई थी, तो हम अपने पेट की चूहों को शांत करने पहुंचे होटल। फिर हमने वहाँ पर चावल दाल और रोटी ऑर्डर किया, और बड़े ही प्रेम से खाकर हम वहाँ से निकल गए। फिर से जब हम वाराणसी जंक्शन के अंदर गए तो हमने देखा एक पेड़ जिसकी टहनियों को काट दिया गया और मात्र शोभा के लिए उसे वहाँ छोड़ दिया गया। फिर हमने वाराणसी जंक्शन के टॉप फ्लोर पर कुछ लोगों को टहलते हुए देखा, तो हमने कहा कि हम किसी से कम है क्या, और हम भी वहां पहुंच गए, जहां से वो खूबसूरत सा पानी का टंकी कुछ इस तरीके का दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आम लोगों का आना अलाउड नहीं था। फिर से हम नीचे चल दिए क्योंकि मुझे डांट वाट खाना पसंद नहीं। अगर आप कभी वाराणसी जंक्शन आओ तो आपके लिए एक छोटा सा सजेशन, अगर आपको कभी रात में वाराणसी जंक्शन पर रुकना हो तो आप 2nd फ्लोर पर जा सकते हैं। वहाँ माहौल पूरा साफ सुथरा भी होता है, और ऊपर पंखा चल रहा था, और आपको मोबाइल चार्ज लगाने के लिए जगह भी बनाई गई है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।